नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में हर बार इससे कम से कम 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का देखते हैं दोस्तों। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक की संघ की कार्यपालिका का वर्णन मिलता है, जिसमें कार्यपालिका में देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। इनमें से आज हम भारत के राष्ट्रपति को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि भारत का राज्य प्रमुख होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। जिसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो वह होते हैं संसद के दोनों सदस्य, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। इसी तरह से देखते हैं राज्यसभा में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है वही मेंबर भाग लेते हैं जो निर्वाचित होकर के संसद पहुँचते हैं। अब आइए आगे देखते हैं राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और जो भी राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित जो भी समस्याएं आते हैं उसका विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और जांच भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है और उन्हीं का फैसला अंतिम होता है। इसी प्रकार देखते हैं जो राज्य विधानसभाओं और संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखते हैं एक विधायक का जो वोट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। उसको निकालने के लिए राज्य में जितनी जनसंख्या होती है कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों से भाग देने पर और उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करके एक विधायक के वोट की वैल्यू निकाला जाता है। इसी प्रकार देखते हैं एक संसद के सदस्यों की मतों के वैल्यू निकालते हैं तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से। इस प्रकार देखते हैं तो विधायक की वैल्यू और संसद के वोटों की वैल्यू कैलकुलेट करके बिल्कुल बराबर भागों में निकाला जाता है। अब आइए आगे देखते हैं राष्ट्रपति हेतु योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए और उनका शपथ कैसे लिया जाता है और कौन दिलाता है और शर्तें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं योग्यताओं में। तो योग्यताओं में सबसे पहले वह भारत के नागरिक होने चाहिए, उनकी उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और वे लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हों। ये सभी इसी प्रकार देखते हैं वह संघ सरकार और किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, अन्यथा उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं राष्ट्रपति के शपथ का। तो राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वह अपनी शपथ में निम्न विषयों को लेते हैं। तो सबसे पहले वे राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो उनका यह होता है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा और संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये शपथ राष्ट्रपति लेते हैं।
इसी प्रकार देखते हैं एक नोट में, तो राष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाते हैं वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वह कितने कार्यकाल तक अपने पद पे बने रहते हैं, तो वह होते हैं 5 वर्षों के लिए, अपने पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। इसी में देखते हैं भारत में एक व्यक्ति कितनी भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देश में देखते हैं तो एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन भारत में अनगिनत बार राष्ट्रपति बनने की योग्यता रख सकते हैं। आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके उनको अपने पद से निष्कासित किया जा सकता है। तो महाभियोग चलाने के लिए सबसे पहले देखते हैं तो संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है, अथवा राज्यसभा व लोकसभा किसी भी एक सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। आगे देखते हैं जिस सदन में आरोप लगाया गया है उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मान लीजिए राज्यसभा में अगर राष्ट्रपति को महाभियोग पद हटाने के लिए लाया जाता है तो उनमें जो भी सदस्य होंगे उनका 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, और इसी के साथ साथ में राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। आगे देखते हैं तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरे सदन में जांच करने हेतु भेजा जाता है। मान लीजिए कि राज्यसभा में अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो वहां से 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद वह जांच के लिए लोकसभा में भेज दिया जाएगा। बिल्कुल अपोजिट, अगर प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो राज्यसभा में जांच के लिए भेजा जाता है। अब आइए देखते हैं संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं। एक बात याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के महाभियोग जब चलाया जाता है तो उसमें जो नामांकित सदस्य होते हैं वे भी भाग ले सकते हैं, और राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं। इस तरह से आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी शक्तियां। तो कार्यकारी शक्तियां जैसे कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की आदि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और ये इनका कार्यकारी शक्तियां में आता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां में उनके पास संसद को बुलाने की शक्ति है और कुछ समय के लिए स्थगन भी कर सकते हैं। उनके पास संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करने की भी शक्ति होती है, और संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। इसी तरह से देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, जिसमें राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए हर 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। कूटनीति शक्तियां देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते जो भी होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। इसी तरह से सैन्य शक्तियां, जिसमें राष्ट्रपति सभी सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति में निहित है, जो कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये 3 तरह के आपातकालीन लगाने की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होते हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। वह क्षमादान संघीय विधि के विरुद्ध व किसी भी अपराध में दिए गए दंड के लिए क्षमादान कर सकते हैं।
वह सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड भी, और यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो तभी भी वे क्षमादान कर सकते हैं। इसी तरह से देखते हैं क्षमादान जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तो उनमें कौन कौन से क्षमा करने की शक्ति होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक तो होता है क्षमा, जिसमें दोषी की सभी दंड से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार से एक है लघुकरण क्षमा, जिसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, जैसे कि मृत्यु दंड को कम करके कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। इसी तरह से है परिहार, जो कि दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना, जैसे कि मान लीजिए 2 वर्ष का कठोर कारावास है, उसको 1 वर्ष में कर देना, ये परिहार के रूप में आता है। इसी तरह से विराम, जो कि सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता, अगर ये कारण है तो उसमें विराम करके क्षमादान किया जा सकता है। इसी तरह से 5वां है प्राविलंबन, जिसका अर्थ है किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। ये 5 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्तियां हैं। नोट में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बात। तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने 1976 का जो संविधान संशोधन किया था उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो भी सलाह होगी मंत्रिपरिषद की वह बाध्यकारी होगी। लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन लाया गया 1978 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकार कि वह मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, और हालांकि पुनर्विचार के बाद अगर दी गई सलाह है तो वह राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उसके विषय वस्तु। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 52, जिसमें भारत के राष्ट्रपति की चर्चा मिलेगी। अनुच्छेद 54, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव हैं उसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। इसी तरह से अनुच्छेद 72, जो कि राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। तो दोस्तों हमने अभी जो भी राष्ट्रपति से संबंधित हमने पढ़े हैं, अब उससे संबंधित प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह होते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था सैन्य शक्तियां में भारत के सभी शीर्ष कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होते हैं सैन्य सेनाओं के। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन डी, 35 वर्ष की आयु होने पर वह राष्ट्रपति के लिए योग्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों तो उनके अनुपस्थिति में जो भी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके समक्ष ही शपथ लेते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ
न्यायाधीश। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किससे संबोधित करेंगे? तो वह अपने त्यागपत्र को भारत के उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 55 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो वह है ए, उपराष्ट्रपति की। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। ऑप्शन ए, 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ऑप्शन सी, 143। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हों तो उनकी जगह पर भारत के मुख्य न्यायाधीश उनकी पद पर रहते हैं। ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो वह है डी, विधान परिषद, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो दोस्तों, आज हमने राष्ट्रपति पढ़ा है जो और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।